मैंने खाला के बेटे के साथ पसंद की शादी की और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई। इसने मुझे पूरे ऑस्ट्रेलिया की सैर कराई, मेरी जिंदगी जन्नत बना दी। मगर एक रोज काम से आया तो इसके हाथ में एक लिफाफा था। इसने मुझे बहुत मारा और फिर तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं सड़कों पर सोती, फिर एक दिन होटल में जॉब कर रही थी। एक दिन होटल के मालिक ने मुझे बुलाया, वो बहुत गुस्से में था। इसके हाथ में वही लिफाफा था। मेरा कलेजा मुंह को आ गया जब इसने, अम्मी मैं जानती हूँ आप मुझसे खफा है, लेकिन अब शादी हो चुकी है और आपको ये बात समझने की जरूरत है। मैं मजीद कुछ कहती इससे पहले ही अम्मी रोते हुए बोली, तुम्हें जरा भी अपनी माँ का ख्याल नहीं आता? तुम्हारे बगैर मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मेरी एक ही तो बेटी है और तुम भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हो। क्या तुम्हें जरा भी माँ की याद नहीं आएगी? इनकी बात सुनकर मैंने इनके हाथ थाम लिए और इनको संजीदगी से देखते हुए बोली, अम्मी मैं जानती हूँ आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हैं, लेकिन सोचे आपकी बेटी खुश रहेगी, अब्बा याद रहेंगे तो ये बात बहुत अच्छी बात है। आपसे हर वक्त कांटेक्ट में रहा करूंगी। आप क्यों म्यूस हो रही हैं? और यहाँ खाला भी है, बाकी सब भी हैं। आप बहल जाएंगी। भाई और इनकी बीवी बच्चे भी तो है, जबकि मेरी माँ मुझसे नाराज हो चुकी थी। इनकी नाराजगी बजा थी। मैंने भी बहुत जल्दबाजी की फैसला करने में। शादी मैंने अपनी पसंद की थी, लेकिन इरादा ऑस्ट्रेलिया का शादी के बाद हुआ। वरना मेरा और अहमद का यही तय था कि वो ऑस्ट्रेलिया में और मैं पाकिस्तान में रहूंगी। लेकिन निकाह होने के बाद हम दोनों में अपना इरादा मुलतवी कर दिया। अम्मा भी इस बात पर ही राजी हुई थी कि मेरी बेटी मेरे पास रहेगी, लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे थे। इसीलिए अहमद ने अपना जोर चलाकर बहुत जल्दी मेरा पासपोर्ट वीजा हर्षा तय करवा ली। आज मैं अम्मी से आखिरी बार मुलाकात करने आई थी और अब मेरी मुलाकात इस वक्त होनी थी जब मैं ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान अपने घर वालों से मुलाकात करने के लिए आती। और मुझे मालूम था ये इतनी आसानी से मुमकिन नहीं है। मैंने बहुत मुश्किल से अम्मी को राजी कर लिया। आखिरी वक्त जब मैं घर से निकलकर अपने ससुराल की तरफ रवाना हो रही थी, अम्मी मेरे गले से लगकर खूब रोई। इनका बस यही शिकवा था कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी। ना तुम्हारा बाप इस दुनिया में याद है और ना कोई दूसरा। एक बेटी ही तो माँ का सहारा होती है। क्या तुम भी इसी तरह अपनी माँ को छोड़कर चली जाओगी? इनकी बातें मेरा कलेजा चीर रही थी, मगर मैं दूसरी तरफ भी उलझन का शिकार थी। अगर अम्मा की बात सुनती तो शोहर नाराज हो जाता और अब मैं शोहर को नाराज नहीं कर सकती थी। इसीलिए माँ को नाराज करके घर से रवाना हो गई, इस बात से बेखबर कि माँ बाप ही असली कुंजी होते हैं। बेशक शोहर का रुतबा सबसे बड़ा होता है, लेकिन जो बच्चे अपने माँ बाप को अहमियत देते हैं, इनके दिल का हाल समझते हैं, वो ही हमेशा कामयाबी के रास्ते पर गामजन होते हैं। ससुराल आकर मैंने और मेरे शोहर ने तमाम पैकिंग वगैरह की थी, क्योंकि रात की हमारी फ्लाइट थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बहे जा रहे थे। जब मैंने अपनी माँ से आखिरी मुलाकात करके आई थी, मेरे दिल का हाल बहुत अजीब हो गया था। पहले मैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए बेहद एक्साइटेड थी, लेकिन अब मेरी एक्साइटमेंट कहीं खो गई थी। बल्कि मैं अपनी माँ के गम में मुब्तला हर लम्हा उदासी महसूस कर रही थी। रात 8 बजे अपने ससुराल वालों को अल्लाह हाफिज बोलकर मैं और मेरा शोहर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। हमने कैब बुक कर ली थी। बेवजह किसी को परेशान करना मेरे शोहर को पसंद नहीं था, और ना मेरे भाई ने मेरे साथ आने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे शोहर ने साफ मना कर दिया कि नहीं रहने दो, एयरपोर्ट में तुम्हें अंदर आने नहीं देंगे, इसीलिए तुम यहाँ नहीं आओ। बेवजह परेशान हो गए। बोर्डिंग वगैरह करवा कर हम दोनों वेटिंग रूम में लाउंज में बैठकर तब मेरा दिल भारी होने लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि सब रहकर तोड़कर अपनी माँ के पास चली जाऊं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता था। मेरी हालत को पहचान कर मुझे अपने सीने से लगाते हुए बोले, क्यों तुम इतना मायूस हो रही हो? मैं वहाँ तुम्हारे साथ हर लम्हा हर पल होऊंगा, तुम टेंशन ना लो। जबकि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। एक लंबी फ्लाइट के बाद हम ऑस्ट्रेलिया लैंड कर गए थे। मेरे शोहर के लिए वहाँ गाड़ी आई थी, इनकी कंपनी के अहदेदार ने भेजी थी। इसमें बैठकर हम सीधा अपने फ्लैट आए। मेरे शोहर यहाँ काफी साल से आबाद थे, इसीलिए इन्होंने अपनी अच्छी खासी जान पहचान बनाई हुई थी। ये फ्लैट फिलहाल रेंट का था, लेकिन मेरे शोहर का इरादा जल्द फ्लैट खरीदने का था। घर काफी अच्छा था। मैंने अंदर आकर सुकून महसूस किया। अब हालत काफी बेहतर हो गई थी। मैंने दिल ही दिल में समझौता कर लिया था कि जब यहाँ रहना है तो इतना लाख मुंह बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन मैं नहीं जानती थी मेरा यह फैसला मेरे लिए कितना गलत साबित होने वाला है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 दिन हमने आराम करके गुजारे। अगले दिन मेरे शोहर ने मुझे ऑस्ट्रेलिया घुमाने के लिए निकल पड़े। वो मुझे लेकर एक अच्छे खासे रेस्टोरेंट में आए। हम दोनों ने वहाँ बैठकर खाना खाया
और फिर सैर के लिए रवाना होके। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी खूबसूरत मुल्क था, मुझे ये जगह काफ़ी पसंद आई। मेरे शौहर ने मुझे वहाँ की एक एक जगह घुमाई। हम दोनों के दरमियान काफ़ी मोहब्बत थी, लेकिन कहते हैं ना, मोहब्बत तब भी मिलती है जब एक दूसरे के लिए दिल में जगह और एतमाद हो। आज मामूल का दिन था, मैं अपने काम में मगन थी जब अचानक फ्लैट के दरवाजे पर बेल हुई। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और फौरन ही हाथ उठाकर इसकी तरफ बढ़ी। इस वक्त ना जाने कौन आ गया था और ना अमूमन मेरे शौहर रात को आते थे। मैंने दरवाजे के पास आकर हॉल से बाहर तरफ देखा तो मेरे शौहर खड़े हुए थे। इनका चेहरा काफ़ी सख्त मालूम हो रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो अंदर आते हुए मुझे 2 कदम पीछे धकेल चुके थे। मैंने हैरान होकर इनका ये रूप देखा। मैं कुछ कहती हूँ इससे पहले ही अहमद ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद किया और मेरे जबड़े पहुँचते हुए बोले, क्या समझती हो तुम खुद को, तुम ऐसा गुनौना काम करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे पीठ पीछे तुमने ये सब कुछ किया। मैं कुछ कहती इससे पहले इन्होंने मुझे देखते हुए बुलंद आवाज़ में कहा, मैं अहमद रफ़ीक अपने पूरे होशो आवाज़ में, तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। तुम जैसी औरत के साथ बे एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। ये कहते हुए इन्होंने मेरे बाजू थामा और मुझे घर से बाहर धकेल दिया। जबकि मैं होशो बहाकता दरवाजे को देख रही थी कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने गुस्से से दरवाज़ा पीटा और इन्हें पकारा और दरवाज़ा खोलने पे बदतमीजी की। आप मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। अहमद, आप दरवाज़ा खोले, मुझे जवाब दें। आप ऐसे तलाक मुझे नहीं दे सकते। मैं कहाँ जाऊँगी? मगर अंदर से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं वहीं सर थाम कर बैठ गई। मेरा दिल दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मोबाइल, कपड़े, पैसे सब अंदर थे। मैंने एक बार फिर दरवाज़ा बजाया, लेकिन अचानक ही पीछे से मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो सामने लेडी पुलिस खड़ी हुई थी। मेरा दिल धड़कना भूल गया। लेडी पुलिस मुझे इंग्लिश में वार्निंग देते हुए बोली, अगर आपकी वजह से किसी को भी परेशानी हुई तो हम आपको अंदर कर देंगे। प्लीज़ आप बाहर आ जाएं। आपके खिलाफ वैसे भी शिकायत दर्ज हुई है। मैं इनको देखते हुए बोली, मेरे शौहर ने मुझे अचानक तलाक दे दिया। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन वो लोग सुनना ही नहीं चाहते थे। शायद इन्हें मेरी ज़बान समझ नहीं आ रही थी या फिर कोई और बात होगी। लेडी पुलिस मुझे घसीट कर बाहर ले आई और बिल्डिंग से बाहर करते हुए इंग्लिश में बोली, खबरदार जो अब हमें दोबारा इधर नजर आई, अगर आपको दोबारा इस तरफ देखा तो हम आपको जेल में डाल देंगे। इनकी बात सुनकर मेरा दिल बंद हो गया था। मैं फौरन ही सामने मौजूद रोड पर तेज तेज चलती हुई एक तरफ बैठ गई। मेरा दिलो दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। ये मुझ पर कैसी क़यामत आई थी। मेरी आंखों से आंसू झरने की मानत बह रहे थे। मेरी माँ, मुझे मेरे भाई बहुत याद आ रहे थे। अहमद ने ये मेरे साथ क्या किया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक से जलील करना और फिर तलाक दे देना, ये कहाँ का इंसाफ था। इन्होंने मुझे एक बार भी मेरी गलती नहीं बताई और मैं इनसे लड़ना चाहती थी, इनसे पूछना चाहती थी, मगर वो तो दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे थे, बल्कि उल्टा इन्होंने मेरे लिए पुलिस बुला ली। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दोपहर से शाम हुई, लेकिन मेरे पास ना खाने के पैसे और ना ही सोने के लिए जगह। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दोपहर से शाम होने को आई थी, लेकिन मेरे पास ना खाने के पैसे और ना ही सोने के लिए जगह। कुछ देर तक मैं फुटपाथ पर बैठी रही और एक बार फिर मैंने फ्लैट की तरफ कदम बढ़ाए। मैं अहमद से मुलाकात करके एक दफ़ा इनसे इस बारे में बात करना चाहती थी। अगर वो मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो कम से कम मेरी फ्लैट करवाएं ताकि मैं पाकिस्तान लौट सकूं। लेकिन बिल्डिंग के पास पहुंचने पर ही मेरी सांसें रुक गईं। सामने लेडी पुलिस खड़ी हुई थी। इसका मतलब था कि मेरे लिए बहुत मुश्किल से इस आदमी ने खड़ी कर दी थी। मगर इन्होंने मुझे तलाक क्यों दी थी, ये बात मेरी समझ से बालातर थी। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। रात की स्याही चारों जानब फैल चुकी थी। मैं एक तरफ बैठ गई थी। मैंने सोच लिया था कि अब यही फुटपाथ पर सो जाऊंगी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मेरी आंखों में आंसू का सैलाब था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब मेरे साथ क्या हुआ है। मैं वहीं फुटपाथ पर लेट गई। मुझे डर भी लग रहा था कहीं कोई पुलिस आकर मुझसे कोई यहाँ हटा ना दे, लेकिन शुक्र है कि आज कोई नहीं आया। पूरी रात मेरी जागते हुए गुजरी। अगले सुबह मुझे भूख ने निडाल कर दिया था। बहुत उदास होकर एक तरफ बैठी हुई थी जब अचानक एक औरत ने खाना मेरे सामने रखा और न जाने इंग्लिश में क्या बोलकर चली गई। मुझे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश तो नहीं आती थी, बस गुजारा ही किया करती थी। खामोशी से मैंने वो पैकेट हटाया और अंदर देखा तो आधा खाया हुआ बर्गर मौजूद था। मैंने शुक्रिया अदा किया
और खामोशी से खाना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी बचपन से आदत थी, मैं किसी का जूठा पानी तक ना पीती और ना ही खाना खाती। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि मजबूरन मुझे ये खाना पड़ रहा था और ये चीज़ मुझे बहुत अजियत पहुंचा रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 दिन से मैं यहाँ पर भटक रही थी इधर उधर, लेकिन अब मुझे कोई काम करना ही था। इसीलिए मैं अल्लाह का नाम लेकर एक होटल में दाखिल हो गई। ऑस्ट्रेलिया के बाद मैंने काफ़ी जगह घूम ली थी, हर चीज़ का अंदाज़ा हो गया था। होटल में जाकर मैंने सीधा मैनेजर से बात की कि यहाँ मुझे एक मासी के तौर पर ही जॉब दे दे। मैं बहुत परेशान हूँ, रहने के लिए जगह और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जबकि इन्होंने मुझे काफ़ी कम तनख्वाह पर रख लिया और साथ ही एक क्वार्टर भी दे दिया। मैंने बेहद शुक्रिया अदा किया क्योंकि मेरे हालात वाकई काफ़ी ख़राब हो चुके थे। जो मिल रहा था मैं इसमें शुक्रिया अदा करना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहती थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती। अक्सर औकात मैं इस होटल में भी आई थी, हमेशा टार से अपने शोर के साथ बैठकर हुक्म चलाती कि मेरे लिए ये लेकर आओ, मेरे लिए वो लेकर आओ। मगर आज मेरे हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि मैं इसी मकाम पर खड़ी होकर लोगों के आगे झुकी हुई होती। लोग बेवजह इतना गुस्सा करते, जैसे काम करने वाली औरतों पर अतार दिया करते। बदले में हम कुछ भी नहीं कह सकते थे क्योंकि वो यहाँ के कस्टमर थे। आज मामूल का एक दिन था, मैं एक कस्टमर की टेबल साफ कर रही थी। वो बार बार इंग्लिश में मुझे झाड़ती जा रही थी। मतलब मुझे खास समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इसके अंदाज से साफ झलक रहा था कि मैं इसका काम इसके मुताबिक नहीं कर पाई हूँ। मेरी आंखों में मुसलसल आंसू ही आंसू थे। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। मुझे वापस अपने घर जाना है, मगर मैं अहमद के फ्लैट में नहीं जा सकती थी, वहाँ पुलिस मौजूद थी। अगर मैं दूसरे ममालिक की जेल में फंस जाती तो मेरा क्या होता? यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खौफजदा कर चुकी थी। अभी मैं इस इंग्लिश मैडम के टेबल कर साफ करके हटी जब अचानक मैनेजर भागता हुआ मेरे पास आया और मुझे देखते हुए बोला, आपको होटल का मालिक बुला रहा है। इसकी बात सुनकर मेरा सुकून गैरत हो चुका था, मेरा दिल धड़कना भूल गया। स्टाफ का कहना था कि यहाँ का मालिक बहुत जालिम है। अगर वो किसी स्टाफ मेंबर को अपने ऑफिस में याद कर रहा है तो इसलिए इसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। मेरा दिल होले होले लरस रहा था। मैं मैनेजर को देखते हुए बोली, सर मैंने क्या कर दिया? मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे जॉब से ना निकाले। इस जॉब के अलावा मेरे पास अब कोई भी सहारा नहीं है। मेरी बात सुनकर इसने मैनेजर ने हमदर्दी से मुझे देखा और बोले, देखे अभी आपको मालिक से मिलना ही होगा, न जाने अचानक से क्या हुआ है। आप इनकी बात सुने, मैं बाकी देख लूंगा। इनकी बात सुनकर मुझे हौसला नहीं आया था। फिलहाल मैं अपना सर झटक कर मालिक के कमरे की तरफ बढ़ी। दिल का हाल बहुत बुरा था। कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से फौरन मुझे इजाज़त मिल गई। मैंने एक गहरी सांस भरकर सपुर्द की और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। सामने मालिक न जाने किससे इंग्लिश में बात कर रहा था। चेहरे पर साफ गुस्सा झलक रहा था। मैं खामोशी से अदब से हाथ बांधकर खड़ी हो गई थी। चंद लम्हे बाद इन्होंने मोबाइल बंद किया और मेरी तरफ देखते हुए बोले, क्या नाम है तुम्हारा? दिल मजीद तेजी से धड़कने लगा। मैंने कांपते हुए बोली, मेरा नाम शरीन अहमद है। मेरी बात सुनकर अचानक वो अपनी जगह से खड़े हो गए और मुझे देखते हुए बोले, झूठ ना कहो, शरीन सहेल है। अहमद तुम्हारे शौहर का नाम है जिसने तुम्हें तलाक दे दी है और तुम्हें अपने घर से भी निकाल दिया है। जबकि मैं इनको देखते हुए बोली, जी सर मैंने ये बात मैनेजर साहब को बताई है। अचानक ही इन्होंने मेरे सामने एक लिफाफा रख दिया और मुझे देखते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है हमें तुम्हारी असलियत मालूम नहीं होगी? ये सब क्या है? मेरी नजरें जैसे इस लिफाफे पर गई, मेरा दिल धड़कना भूल गया था क्योंकि वो लिफाफा मैंने अपने शौहर के हाथ में देखा था। यही चीज़ मेरा हलक खुश कर चुकी थी। वो मुझे देखते हुए बोले, मेरे होटल में तुम जैसी लड़की के लिए कोई जगह नहीं, जाओ यहाँ से। मुझे बहुत ज़्यादा इज्जतदार लोग काम करते हैं। इनकी बात सुनकर मैं इनके आगे हाथ जोड़ दिए थे और इनको देखते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं पता सर, अगर इस लिफाफे में कुछ मेरे खिलाफ है तो एक दफ़ा मुझे दिखाए, मैं आपको बताऊंगी। मैं अपने शौहर के साथ पाकिस्तान से यहाँ आई हूँ। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी कि अचानक मेरे शौहर का न जाने क्या हुआ और इन्होंने साथ आते मुझे तलाक दे दी और ये लिफाफा इनके हाथ में था, मगर मुझे वजह नहीं मालूम। मेरी बात सुनकर वो मालिक मुझे देखते हुए बोला, क्या मतलब है? वो मालिक मुझे देखते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारी बातों का? जबकि मैं फौरन बोली, सर एक ही बहुत सादा घरेलू औरत हूँ। पाकिस्तान से मैं अपने शौहर के साथ पसंद की शादी की थी, लेकिन एक रोज़ वो अचानक आए, इनके पास यही लिफाफा था और इन्होंने मुझे छोड़ दिया।
मुझे नहीं मालूम, मैं कभी घर से इनके बगैर बाहर नहीं निकली। अगर ये मेरे खिलाफ कोई मुमाद है तो मैं बेकसूर हूँ। मेरी बात सुनकर इन्होंने मुझे लिफाफा हटाने के लिए कहा। मैंने धड़कते दिल के साथ लिफाफा हटाया। मेरा दिल और दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो आदमी मुझे देखते हुए बोला, इसे खोल कर देखो और फिर फैसला करो कि हम गलत हैं या तुम। एक गहरी सांस ली और लिफाफा खोला, लेकिन जैसे ही मैंने लिफाफे के अंदर झांका तो मेरा दिल निकलना शुरू हो गया, क्योंकि इस लिफाफे के अंदर मेरी बहुत ही नाजेबा तस्वीर, कुछ ऐसी तस्वीर जिसमें मैं लोगों को ड्रग्स बेच रही थी। वो आदमी मुझे देखते हुए बोला, अब तुम खुद बताओ कि तुम इस जगह पर कैसे नौकरी दे सकता हूँ। अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो हम क्या करेंगे। इस कदर नाजेबा तस्वीर देखकर मैं रोते हुए बोली, नहीं, ये मैं नहीं हूँ। मैंने आज तक ऐसी तस्वीर नहीं खींची और ना ही कभी इस तरह के मर्दों के पास मिली हूँ। ये बात गलत है। ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर ऐसा होता है क्या। मेरी बात सुनकर इस आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और सवालिया बोला कि क्या तुम मुस्लिम हो। इसका लहजा अब तब्दील हो गया था। वो इंग्लिश में नहीं बल्कि उर्दू में बात कर रहा था। मैं फौरन बोली, जी मेरा नाम शरीन सहेल है। तो वह क्या हिंदू होगी या फिर गैर मजहबी। यह तस्वीर मेरी नहीं है, यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। मैं हलफ हटाने को तैयार हूँ। आप इसकी मालूमात करें सर, मैं बेकसूर हूँ। वो आदमी मुझे देखते हुए बोला, सच बताओ, क्या तुम वाकई बेकसूर हो। मेरी हैरानी भरा चेहरा और मेरे अंदाज से वो साफ झलक रहा था कि मैं बेकसूर हूँ और वाकई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो आदमी मुझे देखते हुए बोला, अगर तुम बेकसूर हो तो मैं वादा करता हूँ अपने बलबूते पर तुम्हारे कागजात मंगवाऊंगा और तुम्हें पाकिस्तान भेजूंगा। लेकिन अगर यह सब कुछ झूठ साबित हुआ और तुम यही औरत निकली तो याद रखना, तुम्हारे साथ मैं बहुत बुरा करूंगा। मैं खामोश रही। मैं इसके आगे हाथ जोड़ दिए थे और बस इतना ही कहा था कि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो अल्लाह आपको बहुत खुश रखेगा। इसने मुझे फिलहाल भेज दिया। मेरे लबों पर बस एक ही दुआ जारी थी कि मेरे लिए आसानी हो जाए। मुझे अहमद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने अंधाधुंध इन तस्वीरों पर यकीन किया। हालांकि मैं इनके साथ आई थी, इनके भरोसे पर आई थी। ऐसा कैसे वो मुझ पर इल्जाम लगा सकते थे। एक चोरी के सहारे पर तो मैं यहाँ पर आई थी और इस शोर ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया और मुझे छोड़ दिया। धीरे धीरे गुजरते जा रहे थे और 2 दिन बाद मैनेजर ने मुझे क्वार्टर में बुलाया। मैं हैरान परेशान सुबह सुबह होटल में दाखिल हुई। मैनेजर मुझे देखते हुए बोला, आपको सर बुला रहे हैं। इसकी बात सुनकर मैं फौरन ही मालिक के कमरे की तरफ भागी गई, क्योंकि मुझे मालूम था आज मुझे रिहाई मिल जाएगी। और कहते हैं ना, जो सच होते हैं अल्लाह इनकी मदद ज़रूर करता है। मैं अंदर दाखिल हुई तो इस आदमी ने बिना सोचे समझे मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और मुझे देखते हुए बोला, मुझे माफ करना, वाकई मुझसे गलत फहमी हो गई। तुम्हारे शोहर की तुम्हारी तस्वीरें तब्दील करवाई थी, तुम्हारा चेहरा इस दूसरी औरत के साथ फिट कर दिया था और हमें लग रहा था कि तुम गलत हो, मगर तुम ठीक हो और गलती हमारी थी। हम तुम्हारी तस्वीरें तब्दील करवाई थी, तुम्हारा चेहरा एक दूसरी औरत के चेहरे के साथ फिट कर दिया था और हमें लग रहा था कि तुम गलत हो, मगर तुम ठीक हो और गलती हमारी है। हम हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगते हैं और मैं अपने बलबूते पर तुम्हें पाकिस्तान भेजूंगा। इस आदमी का मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। वो बहुत बड़ा बिलियनियर था। इसने मुझे कुछ ही घंटों में मेरा काम करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते 1 हफ्ते बाद मैं पाकिस्तान के लिए प्रवास कर गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैं वापस अपनी सरजमीन पर आ गई, क्योंकि जिस रोज मुझे तलाक मिली थी और वो रात मैंने फुटपाथ पर गुजारी थी, मुझे लगता था कि मैं कभी भी पाकिस्तान लौट कर नहीं जाऊंगी। जब मैं घर पहुंची और अपनी माँ के गले से लगी, वो लम्हा मेरी जिंदगी का हसीन तरीन लम्हा था। मेरी माँ मुझे सीने से लगाकर खूब रोई और इनका यही कहना था कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुम क्यों मुझे छोड़कर चलेगी। और मेरे साथ इस बात का जवाब नहीं था। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। अम्मा ने खाला को खूब लताड़ा। इन्होंने अहमद की जान खा ली थी कि ऐसे कैसे वो इनकी बेटी के साथ ऐसा कर सकते हैं। अपने प्यारों के दरमियान अगर मुझे वो राहत और सुकून मिला था, इसका कोई जवाब भी नहीं था। ठीक 1 माह बाद अहमद भी आए। इन्होंने तमाम कहानी का इल्म हो गया था। इन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इनकी वजह से जितनी तकलीफें मैंने बर्दाश्त की थी, सिर्फ मेरा अल्लाह ही जानता था। इन्हें अपने घर से दफा कर दिया था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक सबक सीखा, अगर आप सच्चे हैं तो दुनिया आप किसी को कोने में हो, अल्लाह आपकी मदद जरूर करता है। शुक्रिया।